हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलपीजी रिफॉर्म। ये चैप्टर नंबर 3 है 11th क्लास की जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। देखिए एलपीजी, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, आपको पता ही है। पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी स्टैंड फॉर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों टर्म्स को देखिए, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद का क्या मतलब होता है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम हो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, उदारवाद। तो अगर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे ये आपका निजी मामला हो, ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें, सोसाइटी के लेवल पे बात करें, तो बीइंग एन इंडिविजुअल अगर आप पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हैं तो आप कहोगे कि आपकी सोसाइटी जो है वो बहुत ही लिबरल है। ठीक है, ठीक इसी सेंस में, क्योंकि जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसी का एग्जाम्पल आप कह सकते हो। ये लिबरलाइजेशन जिसको हम इकोनॉमिक सेंस में देखते हैं, वो उसका ही एक आप कह सकते हो कि ऑफशूट है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, ट्रेड करने के लिए अगर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हमने कम करना है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। तो ये कैसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस आपके हो सकते हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, इतने ज़्यादा आपने टैक्स लगाए हुए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कि एक बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, फॉरेन कंपनी आपके कंट्री में आके काम नहीं कर पा रही है, आपकी कंट्री जो है उस लेवल का प्रोडक्ट जो है तैयार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जो कम्पिटिटिवनेस है उससे आपकी कंपनीज बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। ये तो एक पक्ष रहा। और लिबरलाइजेशन के रास्ते में, मतलब कि ट्रेड के रास्ते में और कौन कौन से हिंड्रेंसेस आ सकते हैं। एक तो आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी कैसी है और एक आपकी इंटरनल पॉलिसी कैसी है। मतलब कि आपको कोई यूनिट खोलने के लिए, कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या मतलब बहुत टाइप के लाइसेंस तो नहीं लेने पड़ रहे हैं, 100 किस्म के आपको क्लियरेंसेस तो नहीं लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्या लिमिटेड इंडस्ट्रीज ही है जहाँ पे आप काम कर सकते हो, मतलब प्राइवेट बंदे की एंट्री हो सकती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, इन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने को ही हम कहते हैं लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक सेंस में। प्राइवेटाइजेशन का देखिए नाम से स्पष्ट है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, वो भी अपना यूनिट खोल सकते हैं, वो भी एक अपनी कंपनी जो है रन कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। तो अब क्योंकि प्राइवेट बंदे अंदर आ रहे हैं, तो इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि सरकार को फिर अब काम करना बंद करना होगा 100%, या फिर धीरे धीरे, मतलब कि शेयर होल्डिंग जो है, ठीक है, अब गवर्नमेंट को अपनी कम करने पड़ेगी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। मतलब कि जो सरकारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या करेंगे कि 100% जो है, या तो 100% कोई अगर सरकारी पीएसयू है तो उसको प्राइवेट को दे दिया जाएगा, या फिर जो शेयर होल्डिंग्स है, ठीक है, उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक तो ये एंगल हो सकता है। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इस पे हमने चैप्टर जो था डिस्कस किया था 10th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, मैंने डिटेल में देखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, जब सभी दुनिया जो है, सभी कंट्रीज जो है वो इंटीग्रेट हो जाती है, बॉर्डर का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, बॉर्डर लेस हो जाते हैं, पूरी दुनिया जो है एक सिंगल मार्केट बन जाती है, या फिर बनाने की उसमें कोशिश की जाती है। वो हमने देखा ही था वहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करता है, या फिर ग्लोबलाइजेशन जो ये कैसे सफल हो सकता है, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फैक्टर्स बहुत से हैं, इकोनॉमिक कारण हो सकता है, मतलब कि अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी तो दोनों कंट्रीज आपस में मिलके ही ट्रेड करेगी, स्वाभाविक सी बात है। मतलब कि दो कंट्रीज जुड़ गई आपस में, मतलब कि अब आइसोलेशन से बाहर निकल के हम क्या कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन और कैसे हो सकता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, और कैसे हो सकता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। मतलब कि आपके कंट्री में किसी दूसरे कंट्री से लोग आ रहे हैं, ठीक है, जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, टूरिज्म के लिए। सेम फैक्टर इंडिया पे भी अप्लाई होता है। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए पढ़ने जा रहे हैं बाहर, इंडिया के लोग जो है वो काम की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं, ठीक है, घूमने फिरने जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी कंट्री जो है आपस में आप कह सकते हो कि नज़दीकी इनकी बढ़ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि हमने 10th क्लास में डिस्कस कर लिया। तो यही है, ये आपका चैप्टर एलपीजी रिफॉर्म। तो ये एलपीजी का कंसेप्ट था नहीं इंडिया में 1990 तक, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत नैरो कंसेप्ट था इसका। तो इसको ही हम ब्रॉड लेवल पे लेके आते हैं 1990 के दौर में। तो ये जस्ट एक आपका ओवरव्यू था। अब चलिए हम डिटेल में थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम नज़र डालते हैं कि ये जो एलपीजी रिफॉर्म था बेसिकली क्या था ये। चलिए सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि क्यों ये एलपीजी रिफॉर्म जो है ये लेके आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसका सबसे जो आसान जो आंसर हो सकता है वो आप कह सकते हो कि पहले नहीं थी। ठीक है, मतलब एलपीजी का कंसेप्ट नहीं था, हम इतने लिबरल नहीं थे, हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी जो थी उनको मार्केट में आने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, हम ग्लोबलाइज नहीं थे। ठीक है, हमने बहुत किस्म के हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हुई थी, इसलिए हम इंटरनेशनल लेवल पे
काम ही नहीं कर पा रहे थे, ट्रेड जो था इतने बड़े लेवल पे हो ही नहीं पा रहा था, ये चीज़ें नहीं थी, तभी तो हम पॉलिसी लेके आए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं और उन स्टेटमेंट्स पे नज़र डालते हैं जो कि हमारे प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1990 का जो टाइम पीरियड था उसमें हम बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो था क्यों था, क्योंकि हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट जो था वो बहुत हो चुका था, और इतना ज़्यादा हो चुका था कि आप इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाइए कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए सिर्फ हमारे पास पैसा फोर्टनाइट के लिए था, मतलब कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते तक का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इंटरनेशनल करेंसी होती है, गोल्ड होती है, SDR होता है। अब ये हमारे पास कितना था, इतना ही था कि जो यूजुअल जो सरकार जो ट्रेड करती है, मतलब कि जो इंपोर्ट करती है, उस लेवल पे भी अगर हम चले तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सिचुएशन कितनी ख़राब थी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण पता क्या था, देखिए एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ये डेट तो चलो बड़े थे, दूसरा बात क्या था कि प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। अब ये देखिए 1990 का टाइम पीरियड है, गल्फ वॉर चल रहा है। अब आपको पता है कि मॉडर्न जो इकोनॉमी है ये किस पे चलती है, ये पेट्रोल पे चलती है। तो अगर गल्फ वॉर लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाइयाँ लगी हुई है, तो अल्टीमेटली तेल तो हमने वहीं से मंगवाना है। ठीक है, तो एक बार अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो आपको पता ही है कि इसका जो डोमिनो इफेक्ट है आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे तेल की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में तो स्वाभाविक सी बात है हर वो चीज़ जो इससे संबंधित है वो महंगी हो जाएगी। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो ना सिर्फ एक्सटर्नल जो डेट था वो हमारा बढ़ रहा था, उसका एक कारण ये भी था कि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तेल के बढ़ गए थे, और इससे मल्टीपल जो पंगे जो थे हमारे देश में देखने को मिले। ठीक है, और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि एक हम इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुके थे। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल डेट का कंसेप्ट कहाँ से आता है, क्योंकि हमने बोरिंग बहुत बड़े लेवल पे कर ली थी ऑलरेडी, और हमारा जो मैनेजमेंट था 1980 से लेकर 1990 के बीच में सरकारों ने इतने एफिशिएंटली काम किया ही नहीं, और बोरिंग बहुत बड़े स्तर पे कर ली, और रेवेन्यू जो था वो जनरेट हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन जो थी ये इतनी ख़राब होगी कि अल्टीमेटली हमें इस तरीके की पॉलिसी लेके आने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जिसको कि हम LPG रिफॉर्म कहते हैं। अब थोड़ा सा और इस पर नज़र डालते हैं कि आखिरकार ये पॉलिसी हम जब लेके आते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी। ठीक है, एक तो हमने पिछले स्लाइड में देख ही लिया कि गल्फ वॉर लगे हुए थे, मिसमैनेजमेंट जो थी, ठीक है, वो हमको देखने को मिला था, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं किया। देखिए इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस स्लाइड में हमने ये स्लाइड इसलिए है ताकि यहाँ से एक लाइन आपको मिल जाएगा जो कि प्रीलिम लेवल का है, जैसे कि ये डेवलपमेंट पॉलिसी। तो डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होती है, डेवलपमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए जब आप पैसा खर्च करते हो, ठीक है, तो सरकार कहाँ पे खर्च करती है, सरकार पैसा खर्च करती है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, सोशल ओवरहेड पे पैसा खर्च करती है, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये बनाना शुरू कर दिया। अब आपको पता है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप वेलफेयर स्टेट हो तो आपको डेवलपमेंट पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी, और डेवलपमेंट पॉलिसी जो है अपनानी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आप एक वेलफेयर स्टेट हो। तो ये वेलफेयर स्टेट की कंडीशन होती है कि आपको डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो लेके आनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, जो मर्जी करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा डेफिसिट। ठीक है, तो ये डेफिसिट क्या होता है, देखिए डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं इनकम से तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम घाटा कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जब एक्सपेंडिचर जो है आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके रेवेन्यू से, आपकी इनकम से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा सरकार, पैसा कलेक्ट करेंगे। कहाँ से पैसा कलेक्ट करेंगे, ये कलेक्ट किया जाएगा बैंक से लोन लिया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकों से लोन लिया जाएगा, दूसरे देशों से लोन लिया जा सकता है, अपने खुद के लोगों से यहाँ से लोन लिया जा सकता है। तो ये फिस्कल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे, जो 12th की इकोनॉमिक्स की बुक है वहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये हम बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में कि सिचुएशन जो थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, और सिचुएशंस कितनी ख़राब हुई थी। देखिए सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट हो गया, मतलब कि हमारे इनकम इतने ज़्यादा थे नहीं, एक्सपेंडिचर हमारे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो पहली समस्या तो ये थी। प्राइस बढ़ गए थे, मैंने आपको बताया है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, और उसके साथ क्योंकि सभी चीज़ें संबंधित अल्टीमेटली होती ही हैं, तो इंडिया में इन्फ्लेशन
का जो सिचुएशन था आपको देखने को मिल रहा था। इंपोर्ट हम बहुत बड़े लेवल पे कर रहे थे, मतलब कि एक जो ट्रेड बैलेंस था वो हमारा डेफिसिट हो चुका था, मतलब कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट बिल्कुल कम कर रहे थे। और उसके बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ही नहीं, और कोई भी कंट्री इंडिया को पैसा देना ही नहीं चाहती थी। तो ये देखिए कितनी खराब सिचुएशन थी। तो अब इस खराब सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा था कि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच करे। अब देखिए, अब इंडिया ने किसके पास जाना था? इंडिया ने जाना था आईएमएफ के पास में। क्यों? क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आईएमएफ को क्यों बनाया गया है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस होते हैं, ठीक है, कंट्रीज के, उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। आईएमएफ का मतलब ये है, इसका पर्पस ये है। वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट क्या है कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, ठीक है, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो ये चलाते हैं या फिर उनको लोन देते हैं। तो अब इंडिया की सिचुएशन क्या थी? इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ चुकी थी, मतलब कि हमारे पास पैसा था ही नहीं, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए हमारे पास पैसा बचा ही नहीं था। अभी देखा था हमने, 2 हफ्ते का ही पैसा बचा था। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी। तो इंडिया किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली आईएमएफ के पास जाएगा। तो आईएमएफ के पास जब इंडिया जाता है तो इंडिया को $7 बिलियन जो है ये ऑफर किया जाता है, लेकिन ये ऐसे तो मिलना नहीं था। देयर वाज अ कैच। तो ये क्या था? ये कैच क्या था? ये कंडीशन क्या थी? कम्प्लेक्सिटी क्या थी? कम्प्लेक्सिटी ये थी कि इंडिया पे कंडीशन ये रखी गई कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको इसको ओपन बनाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा कि ये जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको खत्म करो। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जब खत्म हो गए, इसका मतलब क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा, ठीक है। अपनी इकोनॉमी जब आप ओपन करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और लिबरलाइजेशन यहाँ पे लिखा ही है। और भी बहुत सी इन्होंने कंडीशंस रखी कि टैक्स कम कीजिए, ठीक है। और ये सब चीज़ क्योंकि कंडीशंस इन्होंने इतनी सारी रख दी आईएमएफ ने, क्योंकि अगर ये कंडीशन को आप फॉलो करोगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी था उस समय। तो अल्टीमेटली इंडिया ने इस बात को मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। हम अग्री कर लिए, और जब हमने अग्री कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वो जो कंडीशंस रखी गई थी आईएमएफ के द्वारा उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? हमने 2 तरीके के प्लान बनाए। पहला जो प्लान था उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो ये जो स्टेबलाइजेशन मेजर था ना, स्टेबलाइज करना है, मतलब कि अभी जो, ठीक है, ऑन द स्पॉट जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सबसे पहले तो हमने उसको टैकल करना है, ठीक है। उस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि आईएमएफ से पैसा लिया, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने खत्म करना है, ठीक है। कैसे? जिससे इसे पैसा हमने लिया हुआ उसको हम चुकाएंगे और अपना एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएंगे। दूसरी समस्या जो उस समय की थी क्या थी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम किया जाए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कम करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करना, ये जो थी हमारी, ये शॉर्ट टर्म मेजर थे। और जो शॉर्ट टर्म मेजर थे उसको ही स्टेबलाइजेशन मेजर कहा जाता है। उस पॉलिसी के अगर कंटेक्स्ट में हम देखें तो इससे, इस पे देखिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी रिफॉर्म, स्टेबलाइजेशन मेजर डीलिंग विद शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन थे? ये थे आपके लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म में हमने क्या करना है? कंट्री को हमने कम्पिटिटिव बनाना है, मतलब कि हमने ओपन इकोनॉमी की नींव रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है? इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ठीक है, इसको प्रमोट करना है। तो ये बहुत बड़े टारगेट्स है, ठीक है। और इसमें टाइम लगना था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है रातों रात सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो है रातों रात हो जाएगा, ऐसा नहीं था। इसमें टाइम लगना था। तो ये जिसमें टाइम लगना था वो जो समस्याएं थी वो लॉन्ग टर्म्स की थी, और उसको हम कहते थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ठीक है, आपने याद रखना है। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो कंडीशन लगाया गया था आईएमएफ के द्वारा, उसको अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी लेके आई, जिसको कि हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको हम 3 शब्दों के जरिए समझ सकते हैं। पहला शब्द है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिए, लिबरलाइजेशन जो था मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। लिबरल हो जाना मतलब उदार हो जाना, मतलब कि जितने भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट के रास्ते में एक बाधा क्रिएट करते हैं, उसको हमने खत्म करना है। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। ये लाइन वैसे फोकट में लिख दिया, किसी काम का नहीं है। ये देखिए, अब हम देखते हैं कि
ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे किस किस सेक्टर में कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे और उसको ख़त्म करके हम कैसा नया नया रेगुलेशन लेके आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से पंगे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ा पंगा था लाइसेंसिंग का, मतलब कि कुछ भी कोई भी यूनिट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। अब ये जो लाइसेंस लेना था ना, अब ये लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल था। ठीक है, बहुत ही मशक्क़त करने के बावजूद जो था ये लाइसेंस मिलता था। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इस लाइसेंस लेने का बहुत बड़े लेवल पे मिसयूज़ हुआ। कैसे हो रहा था, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो नया नया लाइसेंस ले लेते थे। क्यों लेते थे, उनका मकसद ये नहीं था कि नए यूनिट हमने बनाने हैं, नए यूनिट हमने इस्टेब्लिश करने हैं। उनका पर्पस ये था कि कोई नया बंदा ना आ जाए मार्केट में। मतलब प्राइवेटाइजेशन को वो प्रमोट ही नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्राइवेट का मतलब है कि कुछ लोग जो है जो बिजनेस में ऑलरेडी है वही रहे। समझ रहे बात को। तो इसका बहुत बड़े लेवल पे मिसयूज़ हुआ था। और यहाँ पे अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो बात तो वही है, लेकिन लाइसेंसिंग जो है एक तो ये लेना बहुत मुश्किल था, इसका जो था मिसयूज़ बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। दूसरा एंगल ये है कि लाइसेंस सिर्फ कोई यूनिट को सेट करना है जब आपने, तभी नहीं चाहिए था। अगर आप बंद करना चाहते हो, ठीक है, किसी यूनिट को, तो तभी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना आपने अमाउंट जो है प्रोड्यूस करना है उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इंक्रीज करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतने खतरनाक लेवल का इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको रेगुलेशन देखने को मिल रहा था, रेस्ट्रिक्शन देखने को आपको मिल रहे थे। और इसके अलावा बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे जहाँ पे प्राइवेट बंदा एंट्री कर ही नहीं सकता था। ठीक है, वो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। जैसे एटॉमिक एनर्जी में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, रेलवे में आप नहीं जा सकते थे। तो ये बड़े बड़े एग्जांपल्स थे जहाँ पे प्राइवेट बंदा जा ही नहीं सकता था। देन कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज ही मतलब कि प्रोड्यूस कर सकती थी, दूसरे बंदे आ ही नहीं सकते थे, लार्ज इंडस्ट्रीज वाले आ ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल रहे थे। देन उसके बाद ये लास्ट पॉइंट जो है अगर इसमें हम देखें तो गवर्नमेंट जो थी वो प्राइस डिसाइड करती थी। प्राइस मेकर कौन थे, ये गवर्नमेंट थी। डिमांड एंड सप्लाई ने यहाँ पे डिसाइड नहीं करना था। देन लास्ट में कौन कौन से सेक्टर में प्राइवेट लोगों ने काम करना है, कौन कौन में गवर्नमेंट ने काम करना है, ये डिसाइड किसने करना था। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्री जो था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये किसने करना था, ये गवर्नमेंट ने करना था। तो ये सभी समस्या थी। अब समस्या का हमने समाधान कैसे किया, देखिए समस्या का हमने समाधान कैसे किया कि सबसे पहले तो इस लाइसेंसिंग वाला जो कंसेप्ट है इसको ही खत्म किया कि भैया इसको हम खत्म करेंगे कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो ये कुछ सेक्टर कौन थे, अल्कोहल, सिगरेट, ईटीसी। ठीक है, ये आप अपने से देख लेना, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। इनको छोड़ के बाकी सभी एरिया में आपको लाइसेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि दो ऐसे सेक्टर्स थे, ठीक है, जैसे कि एक आपका था डिफेंस और दूसरा था एटॉमिक एनर्जी और तीसरा यहाँ पे लेके चलिए रेलवे। तो तीन ऐसे सेक्टर थे जो कि अभी भी 100% रिजर्व थे किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। मतलब इसमें प्राइवेट जो एंटिटी थी ये नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देखोगे तो वहाँ पे देखते हो कि लगभग मोर देन 10 ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे प्राइवेट बंदा जा ही नहीं सकता था। तो ये अगर रिड्यूस होकर 3 रह जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे चेंजेस जो थे ये किए गए थे और प्राइवेट बंदे की एंट्री जो थी यहाँ पे पॉसिबल होगी। देन उसके बाद कुछ आइटम जो थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही कर सकते थे, अब इसमें चेंज लेके आया गया। चेंज क्या आया कि अब उसको डी रिजर्व कर दिया गया, मतलब कोई भी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। देन उसके बाद अब बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिनको ये अब अथॉरिटी दे दी गई कि प्राइस जो है आप खुद डिसाइड करोगे एज पर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को डिसाइड नहीं करेगी। तो ये आपका पहला चेंज था। कौन सा चेंज था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब हम देखते हैं कि देखिए इसमें जितना एनसीईआरटी में लिखा है ना वही हम जस्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब ये इतना मत सोचिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात भी करी गई थी और मतलब XYZ तरीके के चेंजेस लेके आए गए। एनसीईआरटी की बुक में जितना लिखा हुआ है जस्ट हम उस पर ही फोकस करें। रमेश सिंह की जब हम बुक देखेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है जिसमें बैंक आते हैं, जिसमें शेयर मार्केट आता है, जिसमें एक्सचेंज मार्केट आता है। इसको क्या कहते हैं, इसको फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हद तक आरबीआई प्लस सेबी। ठीक है, और भी बहुत से दूसरे आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए और बहुत से आपके अथॉरिटीज़ है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है। चलिए वो तो बात का टॉपिक है, जब हम ये फाइनेंशियल सिस्टम अलग से डिस्कस करेंगे वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए एम क्या था हमारा, जब हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एम क्या था कि देखिए पहले आरबीआई जो था ये बॉस था।
ये एक डिक्टेटर की तरह काम करता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, डिक्टेटर हमें नहीं चाहिए, अब हमें एक फैसिलिटेटर चाहिए। ठीक है, मतलब ये फैसिलिटेट करेगा, ये डिक्टेट नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा हमारा एम था। ठीक है, और ये यहाँ पे एम ये भी लेके चला गया कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, ठीक है, मतलब कि ये जो बैंकें हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, एक्सचेंज मार्केट अपना है, अब वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। मतलब कि हर चीज़ में जो है आरबीआई की परमिशन लेने पड़े। ठीक है, इसको ख़त्म करना, ये हमारा सबसे बड़ा एम था इस सेक्टर में। तो हमने क्या किया बेसिकली, तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमने सबसे पहले क्या किया कि प्राइवेट जो बैंक्स है उसकी एंट्री शुरू कर दी गई। मतलब कि अब नए नए प्राइवेट बंदे जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं, अपना खुद का बैंक खोल सकते हैं, और यहाँ पे फॉरेन कंपनीज भी आ सकती है। मतलब कि फॉरेन कंपनी जो है वो भी आके अपना बैंक जो है यहाँ पे खोल सकती है। देन यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बैंक में, उसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी, 74% कर दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और यहाँ पे परमिशन ये भी देगी कि जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं, अगर कोई कंपनी इसको फुलफिल करती है तो वो नए नए अपने जो ब्रांच है वो भी खोल सकती है, और कोई किसी तरीके का अप्रूवल जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी इतने बड़े लेवल का हम चेंज लेके आए थे। लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऐसे थे जहाँ पे आरबीआई ने अपना कंट्रोल रखा। अब देखिए, रेगुलेटर तो आपको चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया जाए, ऐसे तो फाइनेंशियल सिस्टम ही सारा कोलैप्स हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे सेक्शन आपके सेक्टर्स थे जहाँ पे स्टिल जो पावर थी वो किसके पास थी, आरबीआई के पास ही थी। देन यहाँ पे सबसे बड़े लेवल का चेंज तो यही किया गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि जो मर्चेंट बैंक्स है, या फिर आप कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, उसकी एंट्री इंडिया में शुरू कर दी गई। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट इंडिया में अलाउ कर दिया गया। पेंशन फंड जो है उसको भी अलाउ कर दिया गया कि जितने भी ये प्राइवेट कंपनीज है, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे इंडिया है, यहाँ पे अपना जो किस्मत है आजमा सकते हैं। तो ये जो बड़े लेवल पे रिफॉर्म किया गया था। अब हम देखते हैं टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, देखिए एक शब्द होता है फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी डील करता है आपका टैक्स से, कि गवर्नमेंट की टैक्स कैसी रहेगी, टैक्स की पॉलिसी कैसी रहेगी। अब टैक्स की पॉलिसी कैसी रहेगी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कहती है, मतलब कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन है। तो कीपिंग इन दैट माइंड की मतलब कि सिचुएशन कैसी है, टैक्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जो आपका फिस्कल पॉलिसी है किससे डील करता है, ये डील करता है एक्सपेंडिचर से। तो कब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, कब कम करना है, ये भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में देखेंगे जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि टैक्स रिफॉर्म क्या किया गया। देखिए टैक्स सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो टैक्स का क्या मतलब होता है, टैक्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इनडायरेक्ट हो सकता है या फिर डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ कि जिस पे टैक्स लगाया जाएगा उसको ही देना पड़ेगा। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस पे लगाया जाएगा उसको ही नहीं देना है, वो आगे शिफ्ट भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ़ोन की एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, फ़ोन आप खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि सारा का सारा पैसा जो है आप ही दे रहे हो। ठीक है, ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसने बनाया फ़ोन, ठीक है, उसने किसको बेचा, होलसेलर को बेचा, होलसेलर कुछ टैक्स देगा। ठीक है, वो रिटेलर को देगा, वो कुछ टैक्स देगा, रिटेलर जो है आपको बेचेगा, वो आपसे कुछ टैक्स लेगा। तो ये क्या है कि टैक्स जो है शिफ्ट हो रहा है। तो जहाँ पे टैक्स जो है शिफ्ट हो जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अभी की एग्जाम्पल है तो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी हो गया। ठीक है, तो अब उस समय कंडीशन क्या रखी गई थी, उस समय कंडीशन ये रखी गई थी, आपको पता ही है, जब डिटेल में आप ये चैप्टर खुद पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि इंडिया ने टैक्स बहुत मतलब कि हाई रेट्स रखे हुए थे, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, मतलब कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थे। तो आईएमएफ के द्वारा कंडीशन ये रखी गई थी कि आप टैक्स रेट को जो है कम कीजिए। तो ये जो टैक्स रेट था, ना सिर्फ आपका इनकम टैक्स की बात करें हम, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम करने की यहाँ पे बात की गई थी, और ये किया भी गया। ठीक है, अब क्योंकि ये कंडीशंस रखी गई थी अल्टीमेटली आईएमएफ के द्वारा, तो आपको करना ही पड़ना था। आप सरप्राइज हो जाओगे कि 1990 के दौर में कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है ना इम्पोर्ट पे, वो लगभग 115% लगाया जाता था। समझ रहे हो, मतलब इतना खतरनाक लेवल की आइसोलेशन की पॉलिसी हमारी चल रही थी। तो ये जो लाइन है आपने याद रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म करने की बात उस समय ही की गई थी कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमने रिफॉर्म करना है, एक यूनिफाइड आपका इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसमें ही कल्पना की गई थी कि जीएसटी काइंड ऑफ सिस्टम जो होना चाहिए, और इसका अल्टीमेट आपको रिजल्ट कब मिलता है, 2005 में जब हम वैट लेके आते हैं। ठीक है, और फिर 2017 में ये सपना जो है ये पूरा होता है और जीएसटी का कंसेप्ट आ जाता है। अब ये जो लाइन है ना, इस पर आपका एमसीक्यू बन सकता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज सेविंग एंड डिक्रीज टैक्स इवेजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए जब टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है आप सेविंग कैसे करोगे, सेविंग बंदा कब करता है, ठीक है,
टैक्स देने के बाद में, सब कुछ खर्चा अपना करने के बाद में जो बचता है वो सेविंग होता है। तो अगर टैक्स ही बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो आपके पास पैसा खुद इतना बचेगा ही नहीं कि आप सेव कर पाओ। तो अगर टैक्स रेट अगर आप मॉडरेट कर देते हो, कम कर देते हो, तो सेविंग में बढ़ेगी। दूसरी बात कि टैक्स इवेजन जो है वो भी बढ़ेगा। अब देखिए लोग कितनी मेहनत से मान लीजिए पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो टैक्स वो कब देंगे? जब बहुत कम हो टैक्स, ठीक है। मतलब कि कोई 100 रुपये अगर कमा रहा है तो अगर उससे टैक्स मान लीजिए कि 2 रुपये मांगा जा रहा है, ठीक है, तो वो मतलब खुशी खुशी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, उससे कहेंगे कि 30 रुपये दे दो टैक्स के रूप में, तो वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जब टैक्स रेट आप मॉडरेट कर देते हो तो ना सिर्फ आप सेविंग को प्रमोट करते हो बल्कि आप टैक्स इवेजन को भी कई हद तक रोक देते हो, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम लेवल का ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। तो उसके बाद रिफॉर्म कहाँ पे किया गया? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया गया। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जो इंटरनेशनल करेंसी है, ठीक है, एसडीआर है, गोल्ड है, इन सब चीज़ों में हमने क्या रिफॉर्म करना था? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो रिफॉर्म किया गया कि पैसे की वैल्यू कम कर दी गई, ठीक है, डी वैल्यू कर दिया गया जो रुपये की वैल्यू थी, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कम कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस समय सरकार कंट्रोल करती थी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब डी वैल्यूएशन का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि आपकी करेंसी की क्योंकि वैल्यू कम होगी, इसका मतलब आपके जो एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो गए। तो अब अगर आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो गए मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बेचोगे सामान और जो फॉरेन करेंसी आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया कि हमने रुपये को डीवैल्यू किया। और दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पे काम किया गया, लास्ट स्टेटमेंट देखिए कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने अपने आप को पीछे हटा लिया किससे? डीवैल्यूएशन से। मतलब कि डीवैल्यूएशन का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया और डीवैल्यूएशन की जगह कंसेप्ट किससे आ गया? डेप्रीसिएशन का। अगर बात हुई ऐसी तो मतलब कि देखिए दो शब्द होते हैं, डेप्रीसिएशन और एक होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करके, ठीक है, खुद इंटरफेयर करके करेंसी की वैल्यू जो है उसको कम कर रही है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी कि उसकी वैल्यू जो है कम होगी कि ज़्यादा। इसको क्या कहते हैं? इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं, जब मार्केट फोर्सेस के चलते किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। मतलब कि यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अब हम डिटरमाइन नहीं करेंगे कि रुपये की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसे होना चाहिए? इससे पहले हमने समझा था कि हमारी पॉलिसी क्या थी। हमारी पॉलिसी बहुत आइसोलेशन थी, हम एक्सटर्नल ट्रेड करना ही नहीं चाहते थे। 115% का हमने कस्टम ड्यूटी लगाया हुआ था। तो सबसे पहले हमारा एम क्या था? ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी, इसका हमारा एम क्या था कि हमने क्या करना है? इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस जो है, ठीक है, इसको हमने प्रमोट करना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी हमने प्रमोट करना है। इस तरीके की हम पॉलिसी लेके आए, क्योंकि पहले तो हम बहुत आइसोलेटेड थे, हम इंटरनेशनल कम्पिटिटिव से डरते थे, ठीक है, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसको हम इनकरेज ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या काम था, क्या एम था हमारा? दूसरा एम हमारा ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, इंडिया में लोग आए, ठीक है, फॉरेनर्स आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, ये हमारा एम था। और लोकल जो इंडस्ट्रीज थी उसको प्रमोट करना भी हमारा एम था। तो ये हमारे एम थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की। अब हम चेंजेस क्या लेके आए? देखिए सबसे पहला चेंजेस जो हम इतने बड़े बड़े लेवल पे जो हमने कस्टम ड्यूटीज लगाई हुई थी, सबसे पहले तो हमने उसको ख़त्म किया, ठीक है, या फिर इस तरीके से आप समझिए कि हमने टैरिफ ख़त्म किया। इसको आप समझिए कि हमने कोटा काइंड ऑफ, मतलब कि जितने भी ये ट्रेड बैरियर्स थे ना, हमने सबसे पहले तो उसको ख़त्म किया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे आपको अभी भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। देखिए इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए पहले लाइसेंस चाहिए थे, बहुत खतरनाक लेवल के लाइसेंस चाहिए थे। तो ये लाइसेंस सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म किया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात आती थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज थी, कुछ जिसका संबंध था इन्वायरमेंट के साथ में, जो हजार्डस इंडस्ट्रीज जो थी, अगर इस केस में अगर कुछ आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको अभी भी लाइसेंस जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों में जो आपका लाइसेंस का जो कंसेप्ट था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसको ख़त्म किया गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद में जो आप इंपोर्ट जो था, पहले एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे, चाहे वो कंज्यूमर बेस्ड जो आपके प्रोडक्ट्स थे, उस पर आपको मतलब कि बहुत बड़े लेवल का आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता था। और इसको आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ख़त्म ही कर दिया गया था 2001 आते आते। और एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो थी इसको भी ख़त्म की गई थी। तो अल्टीमेटली इसका एम हमने देख ही लिया और ये कुछ हमने स्टेप्स लिए थे। दूसरा आपका सेक्शन है प्राइवेटाइजेशन। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखिए नाम से स्पष्ट है, हमने पहले ही समझा था, स्लाइड्स के शुरुआत में हमने देख लिया था कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जब प्राइवेट बंदा भी, ठीक है,
मार्केट में आके काम कर सकता है, मतलब कि सब कुछ सरकार ही नहीं कर रही है, प्राइवेट बंदा भी आ रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकती है? या तो ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है, सरकारी सेक्टर जो है उसको 100% प्राइवेट को दे दे, या फिर उसका कुछ परसेंटेज प्राइवेट को दे दे। दोनों ही तरीके से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है। अब इसमें एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ हिस्सा जो है सरकारी सेक्टर का वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हो। क्यों बेचते हो भाई? क्योंकि हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना है, पैसा नहीं है अपने पास, ठीक है। प्राइवेट लोग जब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, एफडीआई फिर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पर्पस थे, और डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी थी वो भी हमने अडॉप्ट कर ली। अब आपने देखिए यहाँ पे ना एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना। आपने क्या करना है, गूगल करना है और आपने देखना है कि ये महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, ठीक है। और इसके पैरेलल जो जो कंपनीज हैं जो कि इन तीनों कैटेगरीज में आता है उसको आपने अलग से लिख लेना, ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। बुक में क्या था कि सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे, क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ था। तो आपने क्या करना है, इसको करंट अफेयर के रूप में देखना है और आपने देखना है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। अब हम लास्ट में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन हमने 10th चैप्टर में देखा था बहुत डिटेल में, तो इस चैप्टर में वैसे भी खास लिखा नहीं हुआ था। तो ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, मतलब सब कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड अब हो चुके हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो आप कह सकते हो बॉर्डर लेस कंट्रीज, मतलब बॉर्डरलेस वर्ल्ड कहिए, मतलब कि दुनिया में अब कोई बॉर्डर है ही नहीं, सिंगल मार्केट अब बन चुके हैं सभी के सभी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे ग्लोबलाइजेशन लेके, डिटेल में अगर देखना है तो 10वीं की जो बुक है हमारी वहाँ पे आप जाके देखिए। अब इसमें आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, आउटसोर्सिंग क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? आप खुद अब काम नहीं कर रहे हो, दूसरे से करवा रहे हो। वो दूसरे आपके लोकल भी हो सकते हैं, मतलब आपकी कंट्री के, आपके इंडस्ट्री के बाहर के लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री से लोगों को बुला के अपना काम जो पहले आप खुद कर रहे थे अब दूसरे से करवा रहे हो। इसको क्या कहते हैं? इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। कब किया जाएगा? कब किया जाएगा? अगर मान लीजिए कोई आपसे ज़्यादा स्किल बंदा है, ठीक है, या फिर कब आप करोगे? जब आपको सस्ती लेबर मिल रही है, ठीक है। आप दोनों ही कंडीशन में आउटसोर्सिंग करते हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये टर्म जो है आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। ये सब टाइम पास वाली बातें आपने छोड़ देनी है। WTO जो है फिर से यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो है 10th की बुक में हमने कर लिया है, और इसको इन डेप्थ जो है कहाँ पे देखेंगे हम? रमेश सिंह की जब हम बुक देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। अब ये देखिए, जो अभी तक हमने देखा, जो हम रिफॉर्म जो लेके आए अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, ठीक है, लिबरलाइजेशन की बात हो, इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला? देखिए इंपैक्ट क्या था, जीडीपी ग्रोथ से कंपैरिजन कर लीजिए। 1990 में ग्रोथ कितना था? 5.6%। 2017-18 का अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, माफ़ कीजिएगा, ये 2007 से लेकर 2012 की अगर हम बात करें तो लगभग 8% जो था आपका एवरेज आपका ग्रोथ रेट था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आप चेंजेस लेके आए थे उसने काम किया और आपका ग्रोथ रेट जो था वो बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इसका ज़्यादा जो चेंज, ज़्यादा क्या मतलब चेंज देखने को नहीं मिला। अरे ये स्वाभाविक सी बात है। क्यों स्वाभाविक सी बात क्यों है? क्योंकि जो आप चेंजेस लेके आए थे उसका सीधा संबंध किसके साथ था? इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के साथ में था। इसलिए आप कह सकते हो कि जो चेंजेस या फिर ग्रोथ रेट आप देखने को आपको जो मिला इस रिफॉर्म्स के बाद में, वो क्या था? वो सर्विस सेक्टर के द्वारा आप कह सकते हो ड्रिवन आपका ग्रोथ रेट था। ये बात भी हमने याद रखनी है। और एक टाइम पीरियड 2014-15 का एक ऐसा था, इस पे एमसीक्यूज आपका बन सकता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपने याद रखना है। दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है, इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है जो आप रिफॉर्म्स लेके आए? दूसरा कंसिक्वेंस है आपका एफडीआई और एफडबल या फिर आप कह सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका इंक्रीज हो गया। 1990-91 का अगर देखो तो 1990-91 में जो आपका एफडीआई और एफडबल जो था ये कितना था? ये था 100 मिलियन। 1990-91 की बात करें, और ये बढ़ के बिलियन में चला गया, मतलब 36 बिलियन हो गया कब? 2016-17 में। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी छलांग जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एफडीआई क्या है, एफडबल क्या है। देखिए एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई फॉरेन कंपनी आई, ठीक है, और इंडिया में आके ग्राउंड लेवल पे उन्होंने पैसा लगाया, नई कंपनी खोल दी, या फिर ऑलरेडी जो कंपनी थी उसमें पैसा लगा दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको एफडीआई कहेंगे। एफडबल क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के शेयर मार्केट में आके पैसा लगाती है तो उसको कहेंगे एफडबल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात जो है ये क्लियर हो चुकी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की,
तो इसको भी कंपेयर करके देख लीजिए, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास सिर्फ 6 बिलियन था 1990-91 में। 2020 अक्टूबर की बात करें तो ये रिकॉर्ड तोड़ कितना हो गया, 560 बिलियन हो गया। हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया और हम एक्सपोर्टर बन गए, ऑटो पार्ट्स बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, इंजीनियर गुड्स जो है ये हमने बेचना शुरू कर दिया, आईटी सॉफ्टवेयर जो है ये हमने बेचना शुरू कर दिया। तो ये सभी इम्पैक्ट थे, ये सभी पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, या फिर आप कह लीजिए कि क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो इसको हम तीनों सेक्टर्स के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे की वैसी रही, अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म ही नहीं हुई, करोड़ों लोग अभी भी बेरोजगार हैं और एग्रीकल्चर पे इसका कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इस एंगल से इसको क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले ना इरिगेशन में पैसा लगा, ना पावर रोड, कहीं पे भी पैसा नहीं गया, ठीक है। सब्सिडी जो है ये पार्शियली, मतलब कि आप कह सकते हो नॉट फुली, सब्सिडीज धीरे धीरे खत्म की गई क्योंकि ये कंडीशंस रखी गई थी, ठीक है। ये कंडीशंस रखी गई थी किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा ये कंडीशंस रखी गई थी। फर्टिलाइजर्स जो हमने ये इस पे जो सब्सिडी जो है टेम्परली, जो आप कह सकते हो कि इसको हमने खत्म करना शुरू किया। फिर आप देखते हो कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो आपने कम कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का क्या मतलब है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में अगर इंपोर्ट ड्यूटी आप खत्म करते हो तो इंडियन, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो उसकी तो वैसी बैंड बच जाएगी, वो कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे किसी भी एंगल से, ठीक है। उसके बाद बहुत से जो आपने इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाए हुए थे ताकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर सके, वो आपको खत्म करना पड़ा, इससे और बैंड बच गई एग्रीकल्चर सेक्टर की। फिर एमएसपी जो था वो बहुत आपने कम कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। देन क्योंकि हमारी पॉलिसी जो थी ये कैसी थी, हमारी जो पॉलिसी थी, अब हम इंपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया दूसरे देशों से। तो इंपोर्ट करना जब आप शुरू कर देते हो तो उसका क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट जब आप बहुत बड़े लेवल पे करते हो तो इसका मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है, वो तो अफेक्टेड होगी ही। लेकिन ये टाइम ऐसा था जब एलपीजी रिफॉर्म आप लेके आए, हमने क्या किया, हम अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गए क्योंकि हमने डीवैल्यूएशन किया था। अब हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो आपने चीज़ों को बेचना ही शुरू कर दिया। तो अपने देश में कुछ है नहीं, ठीक है, दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके प्राइसेस खुद के देश में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर के रूप में आप क्रिटिसिज्म इसको कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है आपका इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो क्योंकि देखो जो एलपीजी रिफॉर्म आया था इसका ज़्यादा जो बेनिफिट था वो आईटी सेक्टर को मिला। तो एक तो एग्रीकल्चर के एंगल से आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जो हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, ठीक है, उसके लिए डिमांड ही नहीं थी। क्यों डिमांड नहीं थी, क्योंकि हमें दूसरे कंट्री से, क्योंकि अब हम ओपन इकोनॉमी हो चुके हैं, चाइना जैसे कंट्री से हमें सस्ते चीज़ मिल रहे थे, वही चीज़ इंडिया में महंगा मिल रहा था। तो हम अपने इंडस्ट्रियल गुड का डिमांड क्यों करें, ठीक है। तो पहला तो क्रिटिसिज्म यही हो गया कि आपने ये पॉलिसी अपनाई और आपके खुद के जो इंडस्ट्रीज थी उनकी बैंड बच गई, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी अपनाई गई, देखो वो पॉलिसी तो अच्छी थी लेकिन उसने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, कि पैसा तो आपने इकट्ठा कर लिया लेकिन वो अपनी सरकार को चलाने के लिए ही, अपने सरकार को अच्छा प्रूव करने के लिए ही आपने उसका इस्तेमाल किया, वेलफेयर के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सब बात यहीं पे लिखी हुई है। अब उसके बाद इस एंगल से भी आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी लेके आई, मतलब कि जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी एज पर जो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी थी, जो फिस्कल पॉलिसी लेके आए, ठीक है, टैक्स रेट कम किया, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपने कम करना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे आपने देखा था सब्सिडीज वगैरह कम करनी शुरू की, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये सक्सेस क्योंकि आपकी फिस्कल पॉलिसी नहीं रह पाई, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कि क्रिटिसिज्म ही तो हुआ, मतलब कि जो आप रिफॉर्म लेके आए थे उसने काम किया ही नहीं। और इस बुक में लास्ट में एक आपको टर्म देखने को मिलेगा सिरिसिला ट्रेजेडी। तो ये आंध्र प्रदेश का एक इलाका है जहाँ पे मतलब 50 पावर लूम वर्कर्स जो थे इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिरिसिला ट्रेजेडी क्या थी, तो आपने इसको याद रखना है, ये भी एमसीक्यू लेवल का स्टेटमेंट है, आपने याद रखना है। अब लास्ट में हम खत्म करते हैं इस बात को। अच्छा ये बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, इसकी जरूरत नहीं है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।